पति, पत्नी और वो की कहानी नई नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के एक मर्डर केस में नया ये हुआ कि इस वो की शिनाख्त के लिए पुलिस को जयपुरी कुर्तियां खरीदने वाले 18,000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट खंगालनी पड़ी। एक ऐसा केस जिसमें आरोपी पहले मिल गया और ये पता बाद में चला कि मर्डर किसका हुआ है। उस्मानाबाद के एसपी राज तिलक रोशन ने इस मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात की थी, जिसके लिए उन्हें मेडल मिला। इस 14 अगस्त को सेशन कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राज तिलक रोशन ने सुनील मेहरोत्रा को बताया कि कैसे सुलझी इस केस की गुत्थी। उस्मानाबाद में एक गांव है वाघोली, कई कुएं हैं यहाँ। इनमें से एक में 21 दिसंबर 2015 को एक लड़की की लाश मिली। उसके गले, पेट और पीछे चाकू से कई वार थे। लाश सड़ी नहीं थी, यानी वारदात हालिया थे। पुलिस ने लड़की के फोटो आसपास के लोगों को दिखाए, महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशनों में भेजे, पड़ोसी राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी संपर्क किया, पर लड़की की शिनाख्त नहीं हुई। केस फाइलों के बीच दब गया। 2016 में राज तिलक रोशन की पोस्टिंग उस्मानाबाद हुई। वो पेंडिंग केस की फाइल पलट रहे थे, तभी इस केस पर नजर पड़ी। करीब 6 महीने बाद मैं वो फाइल में देख रहा था, तो उसमें जो डिटेल्स थे जो घटनास्थल पर मिले थे, उसमें जो लड़की के बॉडी पर जो कपड़े थे, उसने एक कुर्ती पहनी हुई थी और उस कुर्ती का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। कुर्ती का जो डिस्क्रिप्शन था उस पर एक कंपनी का नाम था, जयपुर कुर्ती। और वो फिर मैंने सेम कपड़े सर्च करने शुरू किए, तो उसमें मुझे पता चला कि कई ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर है। कुर्ती के एक टैग ने राज तिलक को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने आधा दर्जन बड़ी ई-कॉमर्स साइट से जानकारी मांगी कि 1 जनवरी 2015 से 20 दिसंबर 2015 के बीच इस तरह की कुर्तियां किसे किसे बेची गई हैं। कस्टमर्स की डिटेल और उन नंबरों की भी जानकारी मांगी जिससे शॉपिंग हुई थी। कुछ दिनों बाद पुलिस तक 18,000 लोगों की डिटेल पहुंच गई। अब इनमें से संदिग्ध को पहचानना था। जब ये कुर्ती का हर एक फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से इनसे डेटा आया कस्टमर का, तो उनके जो फ़ोन नंबर्स थे और जो हमारे लोकल कॉल टावर्स हैं, उनमें जो नंबर्स उस समय डिटेक्ट हुए थे मर्डर के टाइम के अराउंड, उनके कंपैरिजन में एक हमारे पास नंबर मिला जो दोनों में कॉमन था। जिन्होंने फ्लिपकार्ट से कुर्तियाँ खरीदी थी और जो यहाँ के टावर में कॉल टावर्स हैं, उसमें जो नंबर्स आ रहे थे। इस केस की जांच पहले 2 ऑफिसर कर चुके थे। उन लोगों ने लाश मिलने वाली जगह के पास स्थित मोबाइल टावर का डेटा निकाला था। राज तिलक की टीम ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले 18,000 लोगों और मोबाइल टावर के डेटा को मिलाना शुरू किया। मेहनत रंग लाई। उन्हें एक नंबर मिला जो 21 दिसंबर 2015 या उससे पहले वाघोली गांव में था। इसी नंबर से अक्टूबर 2015 में जयपुरी कुर्ती की ऑनलाइन शॉपिंग भी की गई थी, पर इतने से काम नहीं बनना था। नंबर नागपुर की प्राइवेट कंपनी के HR डिपार्टमेंट में किसी के नाम रजिस्टर्ड था। इससे पक्के तौर पर आरोपी की पहचान नहीं हो सकती थी। तब राज तिलक ने तकनीक का सहारा लिया। पहले उस मोबाइल से सोशल मीडिया का अकाउंट खोलने की कोशिश की तो उनके सामने एक नाम आया, प्रकाश चाफेकर। मोबाइल का पूरा डेटा निकाला तो ये एक सस्पेक्ट था और इसी के बेसिस पे 2 और सस्पेक्ट मिले। बट इसमें तब भी जो जिसका मर्डर हुआ है वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो इसमें जो मेन आरोपी है उसको ढूंढने के लिए आगे एक दूसरे सिटी में था वो, और वहाँ पर मैं खुद गया और तब तक ये सस्पेंस था कि मर्डर किसका हुआ है। प्रकाश के साथ उस दिन एक और मोबाइल नंबर वाघोली गांव में था, जबकि दूसरा पुणे में। इस समय प्रकाश की लोकेशन भी पुणे आ रही थी। राज तिलक तुरंत रवाना हो गए। प्रकाश से आमना सामना होने पर जब उन्होंने उस लड़की की तस्वीर निकाली तो पहले वो चौंका, फिर कहा, अरे ये तो कांचन परदेसी है। अब जाकर पुलिस को मरने वाले का नाम पता चल पाया था। थोड़ी सी सख्ती से प्रकाश टूट गया और हत्या की बात कबूल ली। लेकिन राज तिलक को प्रकाश पर इतना पुख्ता शक हुआ कैसे? तो शुरू में जब ये संशयित, ये सस्पिशियस मिला था कि ये हो सकता है आरोपी, तभी बाकी सारे एंगल से देखने के बाद कई तरह के एंगल आ रहे थे उसमें। बट वो जब सोशल मीडिया का पोस्ट इसका दिखा, उसी आदमी का जिसमें उसने टारगेट डेड लिखा हुआ एक गेम का लिंक है, तो उससे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि यही है प्रकाश। उसकी पत्नी प्रतिभा और साले दत्ता लोहार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी कहानी कुछ यूं थी।
प्रकाश पहले पुणे की एक कंपनी में काम करता था, वहीं कांचन भी थी। दोनों करीब आए और एक रिश्ते में बंध गए। प्रतिभा को मालूम पड़ा तो घर में झगड़े होने लगे। कांचन से पीछा छुड़ाने के लिए प्रकाश नागपुर चला गया। इधर कांचन के घर वालों ने उसकी सगाई कर दी, पर वो प्रकाश के साथ रहना चाहती थी। उसने प्रकाश का पता लगाया और जा पहुंची नागपुर। वहां उसने लिव इन में रहने की जिद की, धमकी दी और एक बार तो सुसाइड का भी प्रयास किया। दोनों फिर साथ रहने लगे, लेकिन प्रतिभा को मालूम पड़ गया। आखिरकार प्रकाश ने तय किया कि वह कांचन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। उसने पत्नी और साले को प्लान में शामिल किया। 19 दिसंबर 2015 को वो लॉन्ग ड्राइव के बहाने कांचन को उस्मानाबाद ले गया। वहां उसका साला मैकेनिक के वेश में पहले से तैयार था। दोनों ने कांचन की हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात इस मर्डर केस में ये है, एक तो पहला एक छोटा सा क्लू, ये एक ऐसा मर्डर केस था जहाँ पे एज एन आईओ में घटना स्थल पर भी नहीं गया था, और बाद में जो डिटेल्स है उसके बेसिस पर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन ओपन हुआ। दूसरा, इसमें जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी, जो बॉडी तब तक आइडेंटिफाई नहीं हुई थी लड़की की, वो बाद में आइडेंटिफाई हुए और आरोपी पहले पकड़ा गया। इस केस में आरोपितों के खिलाफ 2 बड़े सबूत थे। एक तो प्रकाश का मोबाइल नंबर। उसके पत्नी और साले ने अपना सिम तोड़ दिया था, लेकिन प्रकाश का नंबर कंपनी के नाम पर था, इसलिए उसे चलाते रहना उसकी मजबूरी थी। वारदात के अगले दिन प्रकाश कार को एक मैकेनिक के पास ले गया था। खून के धब्बे देख जब मैकेनिक ने सवाल किया तो उसने बहाना बनाया कि रास्ते में पथराव हो रहा था। इस मैकेनिक के बयान ने अहम भूमिका निभाई। इस कहानी में एक और मोड़ है। कांचन जब प्रकाश से मिलने गई तो उसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया था। उसके घर वालों ने पुणे के एक थाने में लापता की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन न कभी पुलिस उस तक पहुंच सकी न घर वाले। काश पुलिस ने प्रकाश को ट्रेस किया होता तो शायद कांचन जिंदा होती।